हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एनआरई न्यूज़ चैनल। अगस्त 2021 सेकेंड वीक रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड GSESL हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ए 224 megawatt of grid connected solar projects ranging from 10 megawatt to 55 megawatt at various substations of Gujarat Energy Transmission Corporation। GSESL ने टेंडर निकाला है बेसिकली। नेक्स्ट है द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI has issued a tender to set up a 25 kilowatt green hydrogen pilot project at SNM hospital in Leh, Ladakh। The project will supply electricity, heat and oxygen to the hospital। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के फील्ड में, ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में अभी काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द सर्वे, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ए 900 किलोवाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये रूफटॉप भी हो सकता है, ग्राउंड माउंटेड भी हो सकता है, अंडर द नेट मीटरिंग अरेंजमेंट एट द प्रीमाइसेस ऑफ NIAB इन हैदराबाद। NIAB ने टेंडर निकाला है बेसिकली नेट मीटरिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है द उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVNL, बेसिकली हरियाणा की डिस्कॉम कंपनी है। हरियाणा में 2 डिस्कॉम है, उत्तर हरियाणा, तो ये हरियाणा की डिस्कॉम कंपनी है। कंपनी हैज़ इन्वाइटेड expression of interest for empanelment of agencies to set up grid connected residential rooftop solar system of capacities ranging from 1 kilowatt to 500 kilowatt in 10 separate location। नेक्स्ट है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड signed a shareholders agreement with Renew Power to procure renewable energy from its solar wind hybrid open access power projects as a captive consumer। It would invest 15.31 करोड़ फॉर ए 26% स्टेक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो ये है कि मिनिमम 26% स्टेक उसमें होना चाहिए, और सेकंड ये है कि जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसका कम से कम 51% पावर कंजम्पशन होना चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया मीट करता है तो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट से क्राइटेरिया में आ जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि ओपन एक्सेस के थ्रू अगर हम लोग पावर इसको लेते हैं कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट से, तो उसमें क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं। नेक्स्ट है लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड LSCL हैज़ इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 8.5 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम अंडर रेस्को मॉडल ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन इन लखनऊ। तो LSCL ने टेंडर निकाला है बेसिकली रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट एडवांस्ड बैटरी एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कंपनी Log9 मटेरियल्स हैज़ रेज्ड $8.5 मिलियन लेड बाई अमर राजा बैटरीज। और ये जो कंपनी है, द कंपनी हैज इंटर्ड इनटू द इक्विटी पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद अमर राजा बैटरीज। एक्चुअली हम लोग देख के आ रहे हैं कि सोलर स्टोरेज, नॉट सोलर मतलब स्टोरेज के फील्ड में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई है, और बहुत सारी कंपनियां जो हैं बेसिकली इसमें इंटर कर रही हैं, और जो छोटी कंपनी हैं वो बाहर की कंपनियों से टाई अप करके इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल या ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई है। इंडियन रेलवे एम्स टू रेट्रोफिट द डीजल पावर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स इनटू द हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। बेसिकली डीजल पावर जो ट्रेन है उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन में कन्वर्ट करना चाहती है, और ये ऐसा करने से उसको 2.3 करोड़ पर ईयर की सेविंग होगी। द इन्विटेशन आर इन लाइन विद द एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्ब द कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। Next, Renew Power has signed a power purchase agreement with SECI to supply 400 megawatt of round the clock renewable power। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे कि जो सोलर विंड है बेसिकली ये इंटरमिटेंट है और ये कंटिन्यूस सप्लाई या राउंड द क्लॉक सप्लाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन SECI ने एक टेंडर निकाला था 400 मेगावाट के लिए,
राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर, बेसिकली जो भी सप्लाई होगी आप रिन्यूएबल पावर के थ्रू ही देंगे और राउंड द क्लॉक, तो इसमें स्टोरेज का भी है कंपोनेंट होगा, सो दैट कि जिसकी वजह से आप राउंड द क्लॉक पावर दे सकते हैं। और ये 400 मेगावाट का जो टेंडर निकला था बेसिकली इसमें दो स्टेट्स के लिए था। एक तो आई थिंक इसमें दादर नगर हवेली के लिए 200 मेगावाट के लिए था, और 200 मेगावाट एनडीएमसी जो दिल्ली के अंडर में आता है उसके लिए था ये। तो इसको प्रोजेक्ट तो अवार्ड कर दिया गया था, बट पीपीए साइन नहीं हो पा रहा था, कुछ एग्रीमेंट का इश्यूज़ था, तो वो पीपीए रिन्यू से साइन हो गया है। और जो टैरिफ है बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो राउंड द क्लॉक टोटल ये राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर है, फर्म पावर है, रिन्यूएबल पावर है, और टैरिफ अगर देखा जाए तो काफ़ी कम्पिटिटिव टैरिफ है, 2.9 पर यूनिट फर्स्ट ईयर के लिए है, और इसमें 3% इंक्रीज होगा हर साल 15 साल तक, उसके बाद ये फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका वेटेड एवरेज जो अगर निकल के आएगा, वेटेड एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3.3 या 3.4 के आसपास निकल के आएगा। वेटेज पूरा 25 ईयर्स की लाइफ टाइप में अगर टैरिफ है तो इस रेंज में निकालेगा। स्टिल ये इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव। और जो ये 400 मेगावाट आरटीसी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए रीनू को ये जो इसने एस्टिमेट किया 900 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाएगा, 400 मेगावाट का सोलर लगाएगा, और कुछ और बैटरी स्टोरेज लगाएगा। इसमें जो कंडीशन है, इसमें एवरेज जो पीएलएफ होना चाहिए एक साल का, एनुअल एवरेज पीएलएफ 80% होना चाहिए, और जो मंथली सीयूएफ है 70% होना चाहिए। इसके लिए जो इस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए रीनू कम से कम $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ ए सोलर ऊर्जा, सोलर डेवलपर कंपनी है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल कमीशनिंग डेट ऑफ 2 सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ 70 मेगावाट ईच एट द भादला सोलर पार्क इन राजस्थान ड्यू टू डिले इन ट्रांसमिशन नेटवर्क। और ये जो जिस प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है 70 मेगावाट ईच की, ये नेशनल सोलर मिशन फेज़ 2 बैच 2, बेसिकली फेज़ 2 बैच 2 इज द बंडलिंग स्कीम, और इसके लिए एनटीपीसी ने टेंडर निकाला था। उसी टेंडर में ये सोलर ऊर्जा को 70 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे, बट इसमें कमीशनिंग डिले हो गई थी। और इसमें डेवलपर का ये था कि जो डिले हुई थी बेसिकली ट्रांसमिशन नेटवर्क रेडी नहीं था जो कि स्टेट्स को देना था, उसकी वजह से डिले हो गया। इस आर्गूमेंट्स इसके लिए एनटीपीसी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी ड्यू टू डिले इन कमीशनिंग। इसी के अगेंस्ट में वो सीआरसी के पास गया था। सीआरसी ने जो डेवलपर के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, इस चीज़ पर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ये जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जो भी रिसेंटली फॉर्म किया रिलायंस ने। along with investors like Bill Gates and few other investors have invested $144 million in Ambri, US बेस्ड एनर्जी स्टोरेज कंपनी। जो अम्बरी है बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है स्टोरेज के फील्ड में, और काफ़ी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है ये रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस ने अभी आपको सबको पता है कि ये काफ़ी इसने अभी अनाउंसमेंट किया था ये गीगा फैक्ट्री इन जामनगर, जो कि इसके अगेंस्ट में 75,000 करोड़ का टारगेट है उसका इन्वेस्टमेंट करने का। और मेजर 4 फील्ड में ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहता है। ये इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के फील्ड में काम करना चाहता है, स्टोरेज के फील्ड में काम करना चाहता है। इसी स्टोरेज के लिए उसने रिलायंस ने एम्ब्री में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका जो टारगेट यही है कि ये जो इट विल कॉमर्शलाइज एंड ग्रो इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस ग्लोबली। और इंडिया में भी इसका उसके लिए डिस्कशन चल रहा है लार्ज स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ अलाउड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल देयर आरपीओ रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन बैकलॉग फॉर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग 2015 to 2020 बाई March 31 2022। बेसिकली जो भी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम सबको पता है कि जो बेसिकली जो आरपीओ कंप्लायंस होता है बेसिकली ऑब्लिगेटेड एंटिटीज पे होता है, जिसमें 3 होते हैं। एक तो ये डिस्कॉम हो गया, सेकंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हो गए, और थर्ड ओपन एक्सेस कंज्यूमर हो गए। जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर और जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर हैं अगर हैं और ये कन्वेंशनल पावर प्लांट से ले रहे हैं, तो उनको भी मैंडेटरी होता है आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए। तो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को जो रेगुलेटर ने बोला कि जो भी आपका बैकलॉग है 2015 से 2020 तक, सारे बैकलॉग को आप फुलफिल करिए 31 मार्च 2020 तक। ये बैकलॉग फुलफिल करने के लिए 2-3 कंडीशंस होती है। या तो अगर आप रिन्यूअल परचेज आप एक्चुअल पावर परचेज कर लीजिए,
नहीं तो आप REC सर्टिफिकेट इसके अगेंस्ट में परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एट NTPC सिमाद्री इन आंध्र प्रदेश फॉर 36 मंथ। बेसिकली NTPC सिमाद्री ने NTPC ने 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाया जिसको BHEL नहीं लगाया, उसी के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 3 साल के लिए BHEL ने टेंडर इन्वाइट किया है। नेक्स्ट है द उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन UERC हैज इशूड अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू रिव्यू द बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट एंड जेनेरिक टैरिफ फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक, सोलर थर्मल एंड ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सोलर एंड स्मॉल सोलर PV प्रोजेक्ट्स। और ये जो टैरिफ होगा या जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा, इट इज़ द अप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 या तब तक के लिए जब तक कि कोई कमीशन फर्दर रिव्यू नहीं करता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CSERC imposed a penalty of 1 lakh on a captive power producer INDICIL Energy and Electrochemicals for non-compliance of renewable purchase obligation। आपने एक न्यूज़ में देख रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने उसको बोला है कि 31 मार्च 2020 तो कैप्टिव पावर को उसने बोला है कि आप फुलफिल करिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इम्पोज कर दिया 1 लाख का। तो कहने का मतलब ये कि RPO कंप्लायंस में जो रेगुलेटर आज की डेट में है काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और इस ऐसा नहीं है कि आप अगर RPO कंप्लायंस फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो उसी के अगेंस्ट में आपने देखा कि 1 लाख रुपीज़ का उसने पेनल्टी इम्पोज किया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ RPO। नेक्स्ट है UPC एनर्जी सोलर commenced the commercial operation of its 2 solar projects in India। UPC एनर्जी ने है, ये बेसिकली दो सोलर प्रोजेक्ट्स थे, एक राजस्थान और एक गुजरात में, जो कि कमीशन हो गया था। इसका कमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसमें 140 मेगावाट का सितारा सोलर, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये सेकी के टेंडर में इसको मिला था 2.48 पर यूनिट पे। जो दूसरा टेंडर है 70 मेगावाट का पर्याप्त सोलर, ये गुजरात का अमरेली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और GUVNL ने टेंडर निकाला था। उस GUVNL टेंडर में इसी UPC एनर्जी को 2.55 पर यूनिट पे ये प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुआ था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस स्पेशल लीव पिटीशन फील्ड बाय सोलर एंटी डंपिंग प्रोब। बेसिकली क्या है कि इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने डंपिंग प्रोब करने के लिए पिटीशन फाइल किया था, जिसपे कि डंपिंग वाली जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और एक दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। इसी के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोलर पावर डेवलपर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशली पिटीशन फाइल की थी, जिसको कि उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। नेक्स्ट है क्लीन टेक सोलर हैज कमीशनड ए 30 मेगावाट ओपन एक्सिस सोलर प्रोजेक्ट्स इन बीड महाराष्ट्र। और ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स है, ये जो अपने इनके कॉरपोरेट कस्टमर जो हैं कैप्टिव स्ट्रक्चर में, उसको सप्लाई करेगा। और क्लीन टेक का अगर पोर्टफोलियो की हम लोग बात करते हैं तो टोटल इसके पास जो पोर्टफोलियो क्लीन टेक का वर्ल्ड वाइड 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर। नेक्स्ट है द उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन OERC हैज इन्वाइटेड सजेशन ऑन द प्रपोज्ड फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग एंड डेविएशन सेटलमेंट ऑफ विंड एंड सोलर जनरेटिंग स्टेशन एट द स्टेट लेवल रेगुलेशन 2021। और जो सजेशंस की जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो है 2 सितंबर 2021 तक। तब तक आप इसमें सजेशन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीन्यू पावर एक्वायर्स 260 मेगावाट ऑफ ऑपरेशनल सोलर प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना एंड 99 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। आजकल देख रहे हैं कुछ कंपनियां काफ़ी एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में आ रही हैं, जैसे कि रीन्यू पावर। ये इसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, मतलब अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए जो इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी पहले से जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड प्रोजेक्ट्स हैं या जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक्वायर करना है। तो 260 मेगावाट का इसने तेलंगाना में सोलर प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया है, प्लस 99 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में उसको भी एक्वायर किया है रीन्यू पावर ने। तो रीन्यू पावर बेसिकली अभी तक सोलर और विंड में थी, अब ये हाइड्रो में भी आ गई है। आगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये US बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हैज एक्वायर्ड ए मेजॉरिटी स्टेक इन क्लीन मैक्स एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन्वेस्टेड 1650 करोड़ इन इक्विटी। जो आगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये जो क्लीन मैक्स में 1650 करोड़ का इक्विटी इसने इन्वेस्ट किया है।
Next, Tata Power Solar System has won SECI's auction for a 20 megawatt AC, 50 megawatt DC solar power projects with a 50 megawatt hour battery energy storage system. थोड़ा सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड बना देता हूँ। ये जो सेकी ने टेंडर निकाला था, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक स्कीम के अंतर्गत था और इसमें सेकी को भी CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले, इस स्कीम से पहले सेकी ने एक टेंडर निकाला था 14 मेगावाट AC विथ 42 मेगावाट आवर। ये लेह लद्दाख के लिए ही था, बट वो उसमें 10 लोकेशंस पर प्रोजेक्ट्स आने थे, बट उसमें बिड्स प्रॉपर नहीं आ पाए थे। उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया था। फिर उस टेंडर को कैंसिल करने के बाद फिर सेकी ने दोबारा टेंडर निकाला था ये 20 मेगावाट AC और या 50 मेगावाट DC पावर के लिए लेह में विद बैटरी स्टोरेज ऑफ 50 मेगावाट आवर, जिसको कि टाटा पावर ने इसको जीत लिया इस सेकी के ऑक्शन को। और ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये लेह डिस्ट्रिक्ट के जो है फांग एरिया जो है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 386 करोड़ है इसमें इंक्लूडिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस फॉर 10 ईयर्स है। और इसमें जो सेकी है बेसिकली सेकी का इसमें टैरिफ फिक्स है। जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन या लद्दाख डिपार्टमेंट को जो सेकी जिस टैरिफ पर सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी वो है 2 रुपीज़ पर यूनिट पे, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इस प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डायरेक्टेड सेकी टू कंपनसेट टू सोलर एराइज ए सोलर डेवलपर फॉर द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ GST ऑन द एनुअटी बेसिस। और कमीशन ने जो है जो इंट्रोडक्शन ऑफ GST जो लॉ है इसको एज ए चेंज इन लॉ में कंसीडर कर लिया है, जो एज पर PPA एग्रीमेंट है। और इसमें कमीशन ने सेकी को ये भी डायरेक्ट दिया है कि आप विदाउट डिस्कॉम से पेमेंट लिए हुए ही आप इसको 60 दिन के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 60 दिन के अंदर पे करेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेकी जो होता है इंटरमीडिएट एजेंसी है, PPA साइन करता है डेवलपर के साथ प्लस PSA साइन करता है ये डिस्कॉम के साथ। इसमें क्या होता है बैक टू बैक अरेंजमेंट होता है इसमें। इस केस में इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए CRC ने बोला है कि नहीं, बैक टू बैक अरेंजमेंट तो है लेकिन आप इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बिना डिस्कॉम से पैसा लिए ही आप इसको पे करेंगे। और जिस प्रोजेक्ट्स की ये बात हो रही है बेसिकली 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है फेज़ 2 बैच 3। बेसिकली 2000 मेगावाट VGF स्कीम है, सेकी ने टेंडर निकाला था कर्नाटका के लिए। उसी में ये प्रोजेक्ट्स 30 मेगावाट इसको सोलर एराइज को अवार्ड हुआ था, जिसका कि रिवर्स ऑक्शन कंक्लूड हुआ था 9 जून 2016। और हम सभी जानते हैं कि GST जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए ये चेंज इन लॉ में इसको कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA अमेंड्स टेंडर फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अंडर PLI प्रोग्राम। IREDA ने एक टेंडर इशू किया था मई 2021 में फॉर सेटिंग अप अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर वर्टिकली इंटीग्रेटेड हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स अंडर PLI स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक PLI स्कीम लॉन्च किया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस PLI स्कीम में IREDA को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिप्यूट किया गया था, सो दैट एंड बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री IREDA जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। उस स्कीम में IREDA को टेंडर भी निकालना था, तो IREDA ने मई 2021 में टेंडर निकाल दिया था, जिसमें कि 3 मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं। एक तो ये कि मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम में सेटअप करेगा उसको मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें कि इसमें 1000 मेगावाट है मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल भी सेटअप कर सकते हैं, वेफर टू मॉड्यूल भी सेटअप कर सकते हैं, सेल टू मॉड्यूल भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एटलीस्ट सेल और मॉड्यूल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है जो मॉड्यूल एफिशिएंसी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको मिनिमम इसमें दिया हुआ है। 3 क्राइटेरिया को मीट करना ही करना है। उसके बाद जो टेंडर निकाला था उसमें कुछ उसने अमेंडमेंट किया IREDA ने, और अमेंडमेंट क्या हम देख लेते हैं। बिडर में फॉर्म ए न्यू और एग्जिस्टिंग SPV फॉर आफ्टर इशू ऑफ लेटर ऑफ अवार्ड। तो इसमें पहले ये था कि लेटर ऑफ अवार्ड करने के बाद जो बिडर्स है वो SPV फॉर्म कर सकता है, नई SPV फॉर्म कर सकता है। तो इसमें ये इंक्लूड कर दिया कि एग्जिस्टिंग भी अगर SPV है वो भी इसमें फॉर्म कर एलिजिबल है, मतलब ऑलरेडी अगर कोई पहले से SPV बना रखा है तो भी इसके अंडर एलिजिबल है। बिडर्स नेटवर्थ मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड मैंडेटरली विद इन 120 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ LOA। तो जो बिडर्स के जो नेटवर्थ है एज पर क्राइटेरिया उसको 120 दिन के अंदर, अगर LOI लेटर ऑफ अवार्ड इशू हो जाता है तो 120 दिन के अंदर उसको प्रूव करना होता है।
पहले ये 90 दिन था, उसको बढ़ा करके 120 दिन कर दिया गया है। मेंटेन ए मिनिमम ऑफ 51%, अर्लियर नॉट अलाउड, शेयर होल्डिंग अंटिल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज कमीशन। पहले ये था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है किसी एसपीवी को या किसी डेवलपर को और वो प्रोजेक्ट सेटअप करता है, तब तक वो अपनी जो इक्विटी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकता था जब तक कि प्रोजेक्ट कमीशन ना हो जाए। अब इसमें बोला है कि नहीं, आप डाइल्यूट कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 51% रखना पड़ेगा, मतलब एक 49% तक आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले बिल्कुल अलाउ नहीं था। नेक्स्ट, इफ द चेंज इन मॉड्यूल एफिशिएंसी और मॉड्यूल्स टेम्परेचर कोफिशिएंट हैपेंस इन द मिडिल ऑफ द ईयर, देन PLI विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द अर्लियर PLI रेट्स एंड सेल्स। और नेक्स्ट है एडेड ए फोर्स मेजर क्लॉज। पहले फोर्स मेजर क्लॉज नहीं था उनके टेंडर डॉक्यूमेंट में, अब इसमें फोर्स मेजर क्लॉज को भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL थ्रू ए फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ अप टू 425 करोड़। और जो ESL है बेसिकली इट इज द ज्वाइंट वेंचर कंपनी है पावर ग्रिड, NTPC, PFC एंड REC। नेक्स्ट है द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX ट्रेडेड एन ऑल टाइम हाई वॉल्यूम ऑफ 726 मिलियन यूनिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन जुलाई 2021, a 76% month over month increase compared to the 412 million units in the previous month। तो जून में जो हुआ था 412 मिलियन यूनिट ही ट्रेड हुआ था, और अभी जो है जुलाई में 726 मिलियन यूनिट ट्रेड हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे एक्सचेंज के थ्रू भी कितना प्रोमिनेंट होता जा रहा है और लोग इसमें काफ़ी परचेज भी कर रहे हैं। अब जो भी रीजन हो, ये तो एक तो ये हो सकता है कि टैरिफ वाइज भी एक रीजन हो सकता है कि टैरिफ कम्पिटिटिव है, दूसरा ये है कि कंप्लायंस फुलफिल करने के एयरपोर्ट कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है ये। The volume of green energy traded during the month of accounts for about 10% of total energy volume traded at the exchange। तो टोटल जो ग्रीन एनर्जी जो ट्रेड की गई है, जो टोटल पावर का 10% था ये। इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन माइलस्टोन। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15 अगस्त को अगर बोला जाए कि 75 ईयर्स हो गया था, 15 अगस्त मनाया जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को क्रॉस कर गया है ये। और अगर इसमें टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल हाइड्रो को ही कंसीडर किया गया है। स्मॉल हाइड्रो बेसिकली वो होता है जो 25 मेगावाट से कम की कैपेसिटी होती है, तो उसको स्मॉल हाइड्रो में कंसीडर किया जाता है, और जो 25 मेगावाट से जो ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसको लार्ज हाइड्रो में कंसीडर किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च 19 में ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक अमेंडमेंट इशू किया था जिसमें कि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट कंसीडर कर लिया गया था। तो लेकिन अभी जो 100 गीगावाट की जो टारगेट की बात करें कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इसमें स्मॉल हाइड्रो ही इंक्लूड किया गया है, लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर 100 गीगावाट को हम लोग बाइफर्केट करें तो 45 गीगावाट के आसपास इसमें सोलर है, 40 गीगावाट के आसपास इसका विंड है, 5 गीगावाट के आसपास आपका हाइड्रो है, और 10 गीगावाट का आसपास इसमें बायो है। और लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड कर दें तो टोटल कैपेसिटी इंडिया की है 146 गीगावाट के आसपास है। और इसमें जो बताया गया, इसमें 50 गीगावाट के आसपास जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में लग रहे हैं, और 27 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर टेंडरिंग स्टेज में, मतलब इनका रिवर्स ऑक्शन या बिड्स ओपन नहीं हुए हैं 27 गीगावाट के आसपास, ये भी टेंडरिंग स्टेज में है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में अगर इंडिया के पोजीशन की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में 4th पोजीशन पे है, और सोलर एनर्जी के फील्ड में 5th पोजीशन पे है, और विंड एनर्जी के फील्ड में भी एक बोल सकते हैं तो 4th पोजीशन पे है। तो इंडिया जो है टॉप 5 पोजीशन में है। अगर हाइड्रो की बात करते हैं, टोटल क्यूमुलेटिव हाइड्रो की बात करते हैं तो इंडिया जो है 6th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है महानंदी कोल फील्ड्स, ये CIL की सब्सिडरी है, हैज इशूड बिड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ EPC कॉन्ट्रैक्टर फॉर ए 50 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा ड्यूरिंग 5 ईयर्स, उड़ीसा इंक्लूडिंग 5 ईयर्स ऑपरेशन मेंटेनेंस। जो महानंदी कोल फील्ड है बेसिकली अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इसने 50 मेगावाट का जो है टेंडर निकाला हुआ है, और इस टेंडर के हिसाब से जो भी EPC कॉन्ट्रैक्टर होगा LOI प्लेस करने के बाद 10 महीने के अंदर उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, और बिड सबमिशन डेट है 1 सितंबर 2021। नेक्स्ट है एज्योर पावर अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ डॉलर ग्रीन बॉन्ड फॉर $414 मिलियन। द बॉन्ड विल हैव ए टेन्योर ऑफ 5 years एट ए कूपन ऑफ 3.57%। होप दोस्तों मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।